नमस्कार। परमाणुओं की इस पूरी दुनिया में एक चीज हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक नन्हे से न्यूक्लियस के चारों तरफ आखिर रहते कैसे हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं। हाँ, ये सवाल तो है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर पहले 30 एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक। देखेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका पता क्या है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है उनके गुणों को जानने के लिए। हाँ, तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन नियमों और उदाहरणों को काफी अच्छे से समझाते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन नियमों के पीछे का लॉजिक समझें, उन्हें आसान बनाएं और देखें कि ये पहले 30 तत्वों पर कैसे फिट बैठते हैं। और इसमें कुछ मजेदार अपवाद भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे तत्व जो नियमों से थोड़ा हटकर चलते हैं। तो चलिए परमाणुओं के इस इलेक्ट्रॉनिक नक्शे की पड़ताल शुरू करते हैं। चलिए। तो जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, कोई खास तरीका होता होगा? ऐसा तो नहीं कि कहीं भी बैठ जाते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक पूरा सिस्टम है। आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन ना थोड़े आलसी किस्म के होते हैं। वो हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाली जगह ढूंढते हैं, जैसे पानी ढलान पर बहता है। अच्छा। हाँ, और इसी को समझाने के लिए पहला नियम है ऑफ-बाउ सिद्धांत। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। ओके। तो ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा, और ऐसे ही एक एक करके सीढ़ी चढ़ने जैसा। अच्छा, तो ये एनर्जी का क्रम ये कैसे तय होता है? मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे पास है वो सबसे कम एनर्जी वाला? मोटे तौर पर तो हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज देखनी होती है। हम अक्सर N+L रूल इस्तेमाल करते हैं। N तो हो गया प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा शेल, और L ऑर्बिटल के शेप से जुड़ा है, S, P, D, F। तो ये रूल हमें एक क्रम बताता है, जैसे 1s ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी का, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, और यहाँ थोड़ा ध्यान देना होता है, 3p के बाद 4s ऑर्बिटल आता है 3d से पहले। अरे ये क्यों? 3D तो तीसरे शेल का है, 4s चौथे का। हाँ, यही वो N+L रूल काम आता है। 4s के लिए N+L = 4 + 0 = 4 होता है, और 3d के लिए N+L = 3 + 2 = 5। तो 4s की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है। अच्छा, समझ गया। तो ये हुई ऑर्बिटल चुनने की बात। लेकिन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्या वो एक ही कमरे में मतलब भीड़ लगा सकते हैं? नहीं, भीड़ नहीं लगा सकते। यहीं पर दूसरा बड़ा नियम आता है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके। इसे ऐसे समझें कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ये एड्रेस उसके 4 क्वांटम नंबर से बनता है: एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल शेप, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन और स्पिन। 4 नंबर, ठीक है। तो पॉली कहते हैं कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर 2 हैं तो उनका स्पिन एक दूसरे से उल्टा होना चाहिए। उल्टा स्पिन मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम उसे ऊपर वाले तीर से दिखाते हैं, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाले तीर से, तभी उनके चारों क्वांटम नंबर अलग होंगे। ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। लेकिन मान लीजिए एक ही एनर्जी के कई ऑर्बिटल हैं, जैसे p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, सबकी एनर्जी बराबर। तब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? क्या वो पहली ऑर्बिटल में जोड़ा बना लेंगे? बेहतरीन सवाल। यही तीसरा नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, माने हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, काम आता है। हुंस रूल, ओके। हाँ, ये नियम कहता है कि जब आपके पास समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स हों, जिन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले कोशिश करते हैं कि हर ऑर्बिटल में अकेले अकेले जाएं, और वो भी समान स्पिन के साथ। अकेले क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। इसे आप बस की सीटों जैसा सोच सकते हैं। लोग पहले खाली डबल सीटों पर अकेले बैठना पसंद करते हैं, है ना? जब सारी डबल सीटें भर जाती हैं, तभी कोई किसी के साथ बैठता है। हाँ, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो इलेक्ट्रॉन भी पहले हर डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक करके समान स्पिन के साथ भरते हैं। जब उस सब शेल के सभी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के साथ आकर जोड़ा बनाना शुरू करता है। वाह, तो अफबाऊ ने बताया कौन सा ऑर्बिटल पहले भरना है, पॉली ने बताया एक में कितने और कैसे आ सकते हैं, और हुंड ने बताया कि बराबर एनर्जी वालों में कैसे फैलना है। लगता है अब हमारे पास सारे औजार हैं पहले 30 तत्वों का पता लिखने के लिए। बिल्कुल, अब हम तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले दो कोश k n=1 और l n=2, यानी एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक। ठीक है, पहला तत्व हाइड्रोजन Z=1, सबसे सिंपल। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले 1s ऑर्बिटल में, तो विन्यास हुआ 1s1। और हीलियम Z=2, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में ही जाएगा, लेकिन पॉली के नियम के अनुसार विपरीत स्पिन के साथ, तो हीलियम का विन्यास 1s2। ये के शेल पूरा भर गया। हीलियम एक नोबल गैस है, बहुत स्टेबल। ओके, हीलियम के बाद दूसरा शेल L शेल n=2 शुरू होगा। लिथियम Z=3। हाँ, अब 1s तो भर गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। लिथियम का विन्यास हुआ 1s2 2s1। हम इसे कंडेंस्ड नोटेशन में He2s1 भी लिख सकते हैं, जहां He हीलियम के 1s² कोर को दिखाता है। अच्छा, ये कंडेंस्ड वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है लंबे विन्यास के लिए। हाँ बिल्कुल, तो बेरिलियम Z=4 क्या होगा? वो होगा He2s²। परफेक्ट, अब 2s भी भर गया। अगला तत्व बोरॉन Z=5। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब 2s के बाद 2p की बारी आएगी, तो He2s² 2p1। एकदम सही। और अब 2p में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। कार्बन Z6 होगा, He2s² 2p²। नाइट्रोजन Z7 होगा, He2s² 2p³। और नाइट्रोजन में हुंड का नियम दिखेगा, है ना? तीनों p इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ। बिल्कुल सही पकड़ा। नाइट्रोजन He2s² 2p3 में p ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, p1 p1 p1, जो इसे खास स्थिरता देता है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन Z8 में पहला पैर बनेगा, He2s² 2p4। फ्लोरीन Z9 में दूसरा, He2s² 2p5। और आखिर में नियॉन Ne Z10 पर आकर 2p सबशेल पूरा भर जाएगा, He2s² 2p6। तो L शेल भी पूरा भर गया नियॉन पर। नियॉन भी नोबल गैस है। हाँ, इसका बाहरी कोश N=2 पूरा भरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल, इसलिए ये भी बहुत स्टेबल है। ठीक है, Z=10 तक की कहानी समझ आ गई। अब नियॉन के बाद तीसरा कोश M कोश N=3 शुरू होगा, Z11 से Z18 तक। सही, तो सोडियम NaZ11 नियॉन के बाद पहला। इसका विन्यास क्या होगा कंडेंस नोटेशन में? नियॉन का कोर नी, और अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, तो नी 3s1। बहुत बढ़िया। और मैग्नीशियम? वो होगा नियॉन 3s²। सही, अब 3s भर गया। इसके बाद एल्यूमिनियम 13 से 3p ऑर्बिटल भरना शुरू होगा, तो एल्यूमिनियम हो गया नियॉन 3s² 3p1। और ये सिलसिला चलता रहेगा। सिलिकॉन 3p2, फास्फोरस 3p3, फिर सल्फर 3p4, क्लोरीन 3p5 और आखिर में आर्गन पर नियॉन 3s² 3p6। बिल्कुल, आर्गन पर आकर 3p सबशेल भी पूरा भर गया। आर्गन भी एक नोबल गैस है तीसरे पीरियड के अंत में। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, क्रम से 1s 2s 2p 3s 3p। लेकिन अब जैसा आपने पहले बताया था, आर्गन 18 के बाद कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। तीसरा कोश यानी N=3 में 3s और 3p तो भर गए, लेकिन 3d ऑर्बिटल अभी भी खाली हैं। उनमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कायदे से तो अगला इलेक्ट्रॉन Z=19 वाला 3d में जाना चाहिए था। लॉजिक तो यही कहता है कि पहले तीसरा शेल पूरा भरो, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एनर्जी का खेल थोड़ा अलग है। चौथे शेल यानी N=4 का जो 4s ऑर्बिटल है, हाँ, उसकी एनर्जी तीसरे शेल के 3d ऑर्बिटल से कम होती है। ओह, तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए पोटेशियम के Z19 जो आर्गन के बाद आता है, उसका विन्यास R3d04s1 नहीं होता, बल्कि R4s1 होता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ने 3d को छोड़कर पहले 4s को चुना। हाँ, और फिर कैल्शियम CaZ20 में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 4s में ही जाता है, तो कैल्शियम का विन्यास हुआ R4s²। तो चौथा शेल शुरू हो गया।
जबकि तीसरा भी अधूरा है। ये थोड़ा अजीब लगता है। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, वो एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर वो क्रम याद रखना होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, ये क्रम याद रखना जरूरी है। तो पोटेशियम और कैल्शियम ने 4s ऑर्बिटल भर दिया है। ठीक है, अब कैल्शियम r4s² के बाद 4s भी भर गया। अब तो पक्का 3d की बारी आएगी। हाँ, अब आखिरकार 3d ऑर्बिटल्स की बारी आती है। Z = 21 स्कैंडियम से लेकर Z = 30 जिंक तक के जो 10 तत्व हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से 3d सबशेल में ही भरते हैं। और इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बिल्कुल, ये पहली संक्रमण श्रृंखला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो स्कैंडियम का विन्यास होता है r4s² 3d1। अच्छा, 4s² तो है ही, अब 3d में एक इलेक्ट्रॉन आया। हाँ, फिर टाइटेनियम Ti Z = 22 का r4s² 3d², वेनेडियम VZ = 23 का r4s² 3d³, और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता है। ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी धातुएं इसी रेंज में आती हैं, लोहा, निकल, कॉपर, जिंक। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिलसिला बिल्कुल सीधा चलता है? मुझे याद आ रहा है आपने अपवादों की बात की थी, यहीं पर है वो बड़ा? बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। यहीं पर प्रकृति हमें दिखाती है कि नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थिरता, स्टेबिलिटी। इस पहली संक्रमण श्रृंखला में पहले 30 तत्वों के अंदर 2 बहुत फेमस विद्रोही हैं। कौन कौन? एटॉमिक नंबर 29 है। इनका जो असल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उस विन्यास से अलग है जो हम ऑफ बाउंड नियम को सीधा सीधा लगाकर उम्मीद करेंगे। अच्छा, पहले क्रोमियम Cr Z = 24 की बात करते हैं। वेनेडियम V Z = 23 का विन्यास था Ar4s² 3d3। तो क्रम के हिसाब से क्रोमियम का होना चाहिए Ar4s² 3d4। हाँ, एक्सपेक्टेड तो यही है, Ar4s² 3d4। लेकिन असल में क्रोमियम का विन्यास होता है Ar4s1 3d5। क्या 4s1 3d5? मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 3d में चला गया? हाँ, ऐसा ही हुआ। पर क्यों? 4s² 3d4 में क्या बुराई थी? बुराई नहीं थी, लेकिन Ar4s1 3d5 ज्यादा स्थिर है। बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो सब शेल आधे भरे हाफ फिल्ड होते हैं, जैसे D5 जिसमें 5 d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या जो पूरे भरे फुली फिल्ड होते हैं जैसे D10, वो असाधारण रूप से स्टेबल होते हैं। ओह अच्छा, तो क्रोमियम ने 4s² 3d4 के बजाय 4s1 3d5 इसलिए चुना ताकि उसका 3d सबशेल आधा भर जाए D5 और 4s भी आधा भरा S1 रह जाए। बिल्कुल, इस विन्यास में दोनों सब शेल 4s और 3d आधे भरे हैं, जो ज्यादा सिमेट्रिकल है और इसकी एनर्जी कम होती है। इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ये तो कमाल है। मतलब परमाणु ने थोड़ी ऊर्जा लगाकर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, पर बदले में ज्यादा स्टेबिलिटी पाली। वाह! हाँ, ये एक तरह का एनर्जी ट्रेड ऑफ है जिसमें ओवरऑल फायदा स्टेबिलिटी का होता है। इसके पीछे सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आधे भरे और पूरे भरे ऑर्बिटल्स को ज्यादा स्थिर बनाते हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो क्या कॉपर भी Cu Z = 29 के साथ भी यही कहानी है? हाँ, मिलती जुलती कहानी है। कॉपर से पहले आता है निकेल Ni Z = 28, जिसका विन्यास R4s² 3d8 होता है। तो क्रम के हिसाब से कॉपर Z = 29 का होना चाहिए R4s² 3d9। सही सोचा। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है R4s² 3d9, लेकिन कॉपर का वास्तविक विन्यास जानते हैं क्या है? मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। क्या यहां भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है? क्या ये R4s1 3d10 है? बिल्कुल सही। कॉपर का असली विन्यास है आर्गॉन 4s1 3d10। तो यहाँ भी वही स्टेबिलिटी का खेल। हाँ, यहां 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से 3d सबशेल पूरा भर जाता है। D10 और जैसा हमने कहा, पूरा भरा सबशेल भी बहुत ज्यादा स्थिर होता है। भले ही 4s अब आधा भरा S1 रह गया। हाँ, पर पूरी तरह से भरे D10 सबशेल की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये ओवरऑल आर्गॉन 4s1 3d विन्यास को एक्सपेक्टेड आर्गॉन 4s2 3d9 से कहीं बेहतर बना देती है।
तो क्रोमियम और कॉपर के ये अपवाद हमें सिखाते हैं कि नियम तो गाइडलाइन जैसे हैं, पर प्रकृति हमेशा सबसे कम ऊर्जा यानी सबसे ज्यादा स्थिरता वाली अवस्था को चुनती है, भले ही उसके लिए नियमों से थोड़ा हटना पड़े। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये नियम ऑफबाउ, पॉली, हुंड बहुत शक्तिशाली और उपयोगी मॉडल हैं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर जैसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि असलियत थोड़ी और जटिल है, जहां एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉनों के आपसी रिपल्शन के बीच एक फाइन बैलेंस होता है। और ये आधे भरे और पूरे भरे सबशेल की खास स्थिरता ही इन तत्वों के गुणों को प्रभावित करती होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अकादमिक पॉइंट नहीं है। क्रोमियम की हार्डनेस, कॉपर की बेहतरीन कंडक्टिविटी, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, ये सब कहीं ना कहीं उनके इसी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। तो आज हमने परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की इस जटिल लेकिन आकर्षक दुनिया की एक झलक देखी। हमने ऑफबाउ, पॉली और हुंड के नियमों को समझा, जो तय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने घर यानी ऑर्बिटल्स में कैसे बसते हैं। हाँ, और हमने देखा कि कैसे हाइड्रोजन से जिंक तक इलेक्ट्रॉन K, L, M और फिर N कोशों में धीरे धीरे बढ़ते हैं और कैसे 4s ऑर्बिटल 3d से पहले आ जाता है। और सबसे मजेदार रहा क्रोमियम और कॉपर का मामला, जहां स्थिरता की तलाश में प्रकृति ने नियमों को थोड़ा अपने हिसाब से ढाल लिया। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही केमिस्ट्री का आधार है। यही तय करता है कि कोई तत्व कैसा दिखेगा, कैसा व्यवहार करेगा, वो दूसरे तत्वों से कैसे जुड़ेगा, मतलब उसकी पूरी केमिकल पर्सनालिटी इसी पर निर्भर करती है। खासकर वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, वही असली खिलाड़ी होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। उनका विन्यास ही तय करता है कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, वो कौन से बॉन्ड बनाएगा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक पता है, ये किसी तत्व की पूरी पहचान कैसे बन जाता है? सोचिए, क्रोमियम इतना सख्त क्यों है, या कॉपर बिजली का इतना अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्या इसका जवाब सीधे सीधे उनके उस खास D5 और D10 विन्यास में ही छिपा है? और क्या Z=30 से आगे के जो भारी तत्व हैं, उनमें भी ऐसे ही या शायद और भी ज्यादा जटिल पैटर्न और अपवाद देखने को मिलते होंगे, जो उनके और भी अनोखे गुणों की वजह बनते होंगे? हाँ, इन सवालों पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा। आज हमारे साथ परमाणुओं के इस इलेक्ट्रॉनिक ताने बाने को समझने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी और रोचक लगी होगी। धन्यवाद।